हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज लेक्चरर की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है और आपको बहुत खुश होना चाहिए कि 3-4 साल बाद में विज्ञप्ति देखने को मिल रही है और इतना टाइम इनको लगता भी है लगभग। तो आपके पास में ये सुनहरा मौका है और आपको इनसे नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि बहुत गैप के बाद में विज्ञप्ति जारी होती है और आपको इस बार इतने सही ढंग से तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो ये विज्ञप्ति आ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद है, और ये पद भी अलग-अलग कैटेगरी में बँटे हुए हैं। जनरल के अलग है, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरियों में ये बँटे हुए हैं। तो जो मेन सब्जेक्ट है उनके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारे के बताना अभी पॉसिबल नहीं है। देखो, केमिस्ट्री में 40 आए हैं, मैथ में 34, फिजिक्स में 35, जियोलॉजी में 30, एबीएसटी 82 और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 127 और ईएएफएम 56 आए इसमें, जियोलॉजी में 8 और लॉ के अंदर 8 आए हैं। इकोनॉमिक्स में 47 है भाई, इंग्लिश में 55, ज्योग्राफी के अंदर 48, हिंदी में 66 और हिस्ट्री में 50, सोशियोलॉजी में 42 है और फिलोसॉफी के अंदर 2, पॉलिटिकल साइंस 57। पॉलिटिकल साइंस के अंदर 57 पोस्ट आए हैं। आपको ध्यान रखना है और जम के तैयारी करनी है। आपको इन पदों पे नहीं जाना है, पदों पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको बस तैयारी करना है, ये सोचना है कि बस मेरे को तो एक सीट चाहिए, ओनली एक पद चाहिए और पदों से मेरे को कोई लेना देना नहीं है और मैं एक पद लेके ही रहूँगा। ये आपको मन में रखना है विचार, तब जाके आप सफलता हासिल कर सकते हो। वरना आप पदों पे जाओगे ना तो आप सोचोगे यार पुलिस कांस्टेबल या पटवारी में इतने पद निकलते हैं, उनमें नंबर नहीं आता है, तो इसमें क्या आएगा। ऐसे जो आपके माइंड थॉट है इनको आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको सिर्फ यही सोचना है कि मेरे को बस ये विज्ञप्ति जारी हो गई है और बस मेरे को कॉलेज लेक्चरर बनना है। आपको पदों से भूल जाओ, पदों को भूल जाओ आप, ठीक ना। संस्कृत पे 39 आए हैं और ये कुल टोटल है 918 पद है, कुल 918 पद है। और आपको ध्यान रखना ये अलग अलग कैटेगरियों में बटे हुए हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि देखो, शैक्षणिक योग्यताएं ये है राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 की अनुसूची 1 के अनुसार, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंदर भाई बहुत सारे बोल रहे थे कि जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो हट जाएगा, लेकिन वो नहीं हटा है दोस्तों। और इससे आपके जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो तो बाहर हो गए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रतिशतों में से निकालना है या फिर आपके जो कुल अंक आए हैं औसत उनमें से निकालना है, ठीक ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा। 55% चाहिए भाई, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार आपको 55% चाहिए। लेकिन जो SC ST के जो लोग हैं उनको 50% ही चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर जो स्लेट या सेट का जो जिसके पास डिग्री है वो भी दे सकता है। और ये आ गया गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा। इसमें थोड़ी 2014 के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि देखो, इसमें बताया गया है कि ग्रेजुएशन में 50 मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन जिसको स्नातक कहते हैं, BA, BCom या BSc,
कोई से भी कैटेगरी के हो आप, आपके 50% होना ही है, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये इसके अंदर कोई छूट नहीं है, 50% आपके होने चाहिए। और आपको कोई अलग अलग नहीं देना है, अलग अलग छूट नहीं है भाई। मेरे बीए इसके अंदर सॉरी 10th के अंदर सॉरी इस कहने का मतलब ये है कि आपको 45 नहीं चलेगा भाई। 50 में तो मैं SC/ST से हूँ तो मेरे को 45 चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके अंदर 50 तो होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और मास्टर डिग्री के अंदर आपको छूट है, मास्टर डिग्री के अंदर आपको छूट है SC/ST वालों को, आरक्षण वालों को, कि आपको 50% चल जाएगा। आपके 55, जनरल वालों के 55 है और आपके 50 चल जाएगा। उक्त अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रीमिलियर, ये बात ध्यान रखना। अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर एवं निःशक्त जन वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट दी है। उक्त 5% अंकों की छूट औसत 55% अंकों में दी है। 55% अंकों में क्या दी है? सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तथा स्नातक तीनों परिभाषाओं के अंकों में पृथक रूप से 5% अंकों की छूट दी नहीं है। यानी आप अलग अलग तीनों में, तीनों 10वीं में, 12वीं में और जो आपका ग्रेजुएशन है उनमें आप तीनों में अलग अलग 5-5% की छूट मांगने लग जाओ तो वो नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको कुल मिला के टोटल आपकी कितनी बन रही है उनमें से, कहने का मतलब 55% में से आपको 5% की छूट दे दी जाएगी। ठीक, इसमें एक ये भी बात है कि जो आपका 10वीं और जो 12वीं है उनमें से दोनों में से एक में 50% होना बहुत ज़रूरी है और ग्रेजुएशन में भी 50% होना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना। टोटल 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों के मिलाकर के आपके 55% होने चाहिए, 55% होने चाहिए। और जो आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपके 50% चलेंगे। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा स्लेट या एसेट उत्तीर्ण मान्य होगा। आप राजस्थान की जो लोक सेवा आयोग की जो सेट करवाया जाता है उसमें आप उत्तीर्ण हो तो ये मान्य होगा। लेकिन अभी कहाँ करा रहे हैं? 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से, 2002 से अगर आप सेट हो किसी अन्य राज्य से तो आप इसके लिए पात्र हो। कब से? 2002 से पहले से पूर्व, 2002 से पूर्व, 1 जून 2002 से पूर्व आप अगर किसी दूसरे राज्य से आपने सेट किया हुआ तो आप इसके लिए पात्र हो। 1 जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इस पद हेतु कोई पात्र नहीं माना जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना कि अगर आपने दूसरे राज्य से किया तो आप पात्र नहीं माने जाओगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो गार है उसमें किन को छूट है 5%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर ओनली। ठीक ना। अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर एवं निःशक्त जन वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट दी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिनांक 19/9/2091 से पूरे स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को PhD उपाधि धारण करने पर स्नातकोत्तर स्तर में 5% की छूट देकर 55 से 50% कर दिया जाएगा। स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री पर जो प्राप्त अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा? 5% की छूट दे दी जाएगी। जिनके 55% है, 55% नहीं है और 50% ही है वो भी इसके लिए योग्य होंगे। आपको शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो। देखो, अगर MA कर रहे हो अभी और MA फाइनल में हो और अब होने वाले हो, आपने MA प्रीवियस आपका कंप्लीट हो चुका और अब आप प्राइवेट से भर रहे हो, अगर आप रेगुलर से कर रहे हो तो आपका फॉर्म तो पहले अप्लाई भर चुके हो आप। लेकिन जो प्राइवेट से करने वाले जो स्टूडेंट है वो अब अप्लाई करेंगे तो वो भी इसमें फार्म भर सकते हो। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो भी। ठीक ना। और किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। समझ में आ गया होगा आपके। साक्षात्कार से पूर्व इंटरव्यू जब आपका लिया जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद में, तो
वहाँ पे आपको ये जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएँ हैं, आपकी जो डिग्रियाँ हैं, वो आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। साथ यहाँ पे नोट दिया हुआ है, साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थी साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आज साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन है। जब से आरपीएससी द्वारा इंटरव्यू की डेट फिक्स हो जाएगी, तब तक उस दिन तक, ठीक ना, आपका ये हो जाना चाहिए पूर्व। तो एक दिन पूर्व मान लो, आप एक दिन पूर्व तक, आप कहने मतलब जैसे कि 5 जून है, तो 5 जून से पहले आप 4 जून तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने चाहिए, आपके पास में होने चाहिए। ये आयु सीमा बहुत ही ज़रूरी आप लोगों के लिए। 1/7/2020, ठीक ना, 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम आपकी कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से कम, ठीक ना। देखो, इसके अंदर जो आयु है उसमें छूट दी गई है। आपको ध्यान रखना है कि 5% की छूट किन किन लोगों को दी गई है। राजस्थान राज्य की जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है, उनको ये 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब जो 10 वर्ष की छूट है वो किन किन को दी गई है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है, उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। ये उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला, ठीक ना, कहने मतलब विधवा एक तो जिनके पति नहीं है, और एक जिसका तलाक हो जाता है ना, वो अधिकतम आयु सीमा नहीं है, नो अपर एज लिमिट। देखो ये वाह, कितनी खुशखबरी उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो विधवा है और जो तलाकशुदा है, उनको बहुत ही यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, और ताकि उनकी स्थिति को देखते हुए ये सरकार ने लिया फैसला। अधिकतम आयु सीमा नहीं है, नो अपर एज लिमिट, कोई भी उनके लिए आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक। रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया हो के मामले में ऊपरवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। ये अपना काम कर नहीं है अपने लिए। देखते हैं आगे क्या। देखो, आपको एक बात ध्यान रखना है, उक्त पद जो चयन की प्रक्रिया है वो कैसे होगी। उक्त पद लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी। यहाँ पे अभी बताया नहीं कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, दोनों यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको ये अभी घबराना नहीं है कि क्या ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर ऑनलाइन होगी तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपको वो गोला खींचने में बहुत सारा टाइम वेस्ट चला जाएगा आपका। तो ऑनलाइन में खटाक से माउस पे ओके किया तो वो टिक हो जाता है उस पर। तो ऑनलाइन ठीक रहेगा, अगर ऑनलाइन हो जाती है तो अच्छी बात है। डरने में, जिसको कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बताने वाले होते हैं, वो बता देंगे आपको। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से होगी, ऑब्जेक्टिव रूप से परीक्षा होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जितने भी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और जीएस राजस्थान का जो थर्ड पेपर होता है, उन सबका वस्तुनिष्ठ प्रकार से वहाँ पे प्रश्न आएंगे, ठीक ना। और परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, अभी बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो आपको अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो पाठ्यक्रम, तो वो अभी उसमें आप पढ़ सकते हो उनको, जब तक नहीं आए तब तक उनसे काम चलाना पड़ेगा। लेकिन आपको जो सही पाठ्यक्रम आएगा
उसकी आरपीएससी की जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आपको देखना पड़ेगा। आवेदन तिथि 9/11/2020, ठीक ना, 9 नवंबर 2020, 8/12/2020, 8 दिसंबर 2020, रात्रि 12 बजे तक आप भर सकते हो। लास्ट में 8 दिसंबर की जो रात की जो 12 बजे हैं उससे पहले पहले आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपको अगर बनना ही है असिस्टेंट प्रोफेसर अगर राजस्थान में, तो आपको ये क्यों सोचना कि मैं लास्ट में भरूँगा, रात में 12 बजे ही भरूँगा। नहीं, आपको जैसे ही तारीख आ जाए 9 तारीख, तो उसके 4-5 दिनों के लगभग आपको अप्लाई कर ही देना है, ठीक ना, क्योंकि बाद में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत सारी समस्याएं आ जाती है और आपका फॉर्म रह जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको ध्यान रखना है कि 9 नवंबर 2020 से अप्लाई जो फॉर्म है भरना, वो आवेदन करना शुरू हो जाएगा। फॉर्म आपको ध्यान रखना है, फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, आप ऑफलाइन कहीं भी नहीं भरना है, ऑनलाइन भरा जाएगा। यहाँ पे वेबसाइट दी गई है RPSC राजस्थान गवर्नमेंट .in पर, यहाँ पे भरना आपको। और दूसरी वेबसाइट है SSO राजस्थान गवर्नमेंट .in पे आपको लॉगिन करना है, और वहाँ पे जो सिटीजन ऐप आता है G2C में ये रिक्रूटमेंट पोर्टल उपलब्ध होगा, ठीक, ये बात ध्यान रखना। और कहीं पर भी आपको अप्लाई नहीं करना है, कहीं दूसरी जगह अन्य पोर्टल पर आपको कहीं अप्लाई नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 5वें पॉइंट में, देखिए आप, अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे बताया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। देखो, जो आवेदन क्रमांक होगा वो आपको लेना ही है। अगर आपका आवेदन क्रमांक नहीं आ रहा है, अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। आवेदन पत्र का जो प्रीव्यू निकाला जाता है, तो आपको वो ऐसा नहीं समझना है कि मेरा फार्म सबमिट हो गया, नहीं, जब तक आपके पास में आवेदन पत्र का जो क्रमांक है वो नहीं आए, तब तक आपका फार्म मान्य भरा हुआ नहीं माना जाएगा, ठीक ना। एक बात ध्यान रखना है कि जो आपका आवेदन ऑनलाइन भरते हो, तब आपको आपका जो ईमेल है और आपके जो मोबाइल नंबर है वो ज़रूर उसमें भरना है, ताकि आपको जो इंटरव्यू या जो भी जानकारी है आपके एग्ज़ाम से संबंधित, वो आपको मोबाइल पे या ईमेल पे आ जाएगी। देखो, आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरोगे, तो आपका जो आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र की जो परीक्षा शुल्क की जो रसीद है हार्ड कॉपी का, आपको प्रिंट करवा के निकाल लेना है। देखो, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है, तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क ₹300 दे करके उसमें ऑनलाइन संशोधन किया जा सकता है। वही वेबसाइट है RPSC की राजस्थान गवर्नमेंट ये वाली, तो इस पे आप भर के संशोधन कर सकते हो। परीक्षा शुल्क ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। देखो, जो सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं राजस्थान की क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक हैं, वो क्या करेंगे, 350 रुपये लगेंगे उनके, 350 रुपये। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है हेतु आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये, 250 रुपये ओनली आपको पे करना करना पड़ेगा, ठीक ना। समस्त निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, वो उनकी 150 रुपये, SC/ST वालों के इनके 150 रुपये, ठीक ना। अब आपका जो पेपर होगा वो किस तरीके से पैटर्न का किस तरीके से होगा वो आपको समझना है। देखो, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर बाद में इंटरव्यू होगा।
जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। कोई से भी सब्जेक्ट के, आपके पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कोई ज्योग्राफी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उनके आपके 2 पेपर होंगे। आपको ध्यान रखना 2 पेपर होंगे और उनमें से आपको कितने 35-35 मार्क्स के आएंगे और उनमें आएंगे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। पर्सन आपके 150 आएंगे और जीएस राजस्थान में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। जो आपके दोनों पेपर है सब्जेक्ट के, वो 3-3 घंटे के होंगे और जीएस राजस्थान का जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का होगा। आपको टाइम भी ध्यान रखना है। कुल आपके 200 मार्क्स होंगे, 200 नंबरों का पेपर होगा। तीनों पेपर आपके, दोनों पेपर और जीएस राजस्थान का जो पेपर है, कुल मिलाकर के आपके जितने अंक होंगे टोटल मार्क्स, वो आएंगे आपके टोटल 200 होंगे। और आपके 24 अंकों का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये ध्यान रखना 224 अंकों में से आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैं बात बताना चाहता हूँ एक, कि मैं एक, जो मेरा चैनल है वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के लिए है, तो और जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, ये सब के लिए ये कॉमन है। तो आपको अगर इनके नोट्स चाहिए तो मैं इस चैनल पे अब आज से रोज़ नोट्स डालूँगा पॉलिटिकल साइंस का और जीएस स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर देखना। थैंक यू।